जय हिंद दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले शब्द रचना के आगे के भाग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शब्द रचना के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हम उसका एक भेद जो था उसका एक प्रकार हम पढ़ चुके थे। तो आगे का जो टॉपिक है वो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3। तो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब ऋण शब्द क्या होते हैं सर? तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का सार्थक खंड ना किया जा सके। क्या ना हो? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके उसको क्या कहते हैं? आप ऋण शब्द बोलते हो। जैसे उदाहरण में देखते हैं, पेन, कल, दाल, नाक आदि। देखिए डेफिनेशन भी यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे पेन को आप जबरदस्ती तोड़ोगे, क्या करोगे? आप जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, तो तोड़ भी लीजिए। पे धन ना करोगे मेरे भाई, तो ना ही पे का कुछ अर्थ निकल रहा है, ना ही ना का अर्थ निकल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपने इन दोनों को मिलाकर के लिखा हुआ है तो ये सार्थक शब्द कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपने इनको तोड़ दिया तो ये शब्द कैसा हो गया? निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कल को तोड़ा, का प्लस ला को तोड़ोगे तो ना ही का अर्थ निकल रहा है ना ही ला का, लेकिन जब मिला रहेगा तो क्या होगा? इनका अर्थ निकलेगा। ऐसे ही दाल, नाक और एक हम लेते हैं पानी, तो पानी का भी अगर आप तोड़ोगे पानी शब्द को जबरदस्ती, तो भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। जबरदस्ती तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले वे शब्द क्या हो जाते हैं? निरर्थक शब्द हो जाते हैं। और देखिए अभी ऋण शब्द में यही कहा जाता है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। आगे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते। किससे? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते। सार्थक, सार्थक का मतलब समझते हो? जिसका कुछ अर्थ निकले। निरर्थक, जिसका कुछ अर्थ ना निकले, यानी कि कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे विद्यालय, हिमालय, अनुशासन आदि। अब विद्यालय, देखिए जब आप विद्यालय को तोड़ोगे तो विद्याधन आलय। ओके फ्रेंड, विद्याधन आलय। तो यहां पर देखना, ये विद्या भी क्या है? एक सार्थक शब्द है। विद्या यानी कि हम ज्ञान को जहां ग्रहण करते हैं, ज्ञान जो ग्रहण करते हैं, और आलय जहां पर हम वो निवास जहां पर हम विद्या को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। तो देख रहे हो ना, सार्थक प्लस सार्थक बोला है उसमें डेफिनेशन में, किस दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिमालय, हिम प्लस आलय, अनुशासन, अनु प्लस शासन। तो ये क्या है? दोनों ही सार्थक शब्द हैं। दोनों सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? आप कहोगे सर यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है योग ऋण। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? यौगिक, अभी आपने पढ़े, यौगिक होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी तीसरे व्यक्ति का या किसी तीसरी वस्तु की ओर इशारा करे या उसका अर्थ प्रकट करे, वे क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। फिर से सुनना मेरे भाई, या एक और डेफिनेशन आती है कहीं कहीं पर, दो ऋण शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द, दो ऋण शब्दों से मिलकर बनकर लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो आप दोनों ही डेफिनेशन को याद रख सकते हो। जैसे यहां पर दिया है उदाहरण में पंकज, तो पंक का मतलब देखो, पंक को तोड़ा और जा को तोड़ा, तो पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्मा, यानी कीचड़ से जन्मा हुआ। तो ये क्या है? किसी तीसरे की विशेषता बता दी ना। ठीक उसी प्रकार से दशानन। अब दशानन का नाम आपने बहुत सुना होगा, 10 प्लस आनन, यानी कि 10 माने संख्या हो गई 10, और आनन का मतलब होता है सिर, यानी कि 10 हैं सिर जिसके। किसके सिर थे? आप कहोगे रावण के 10 सिर थे। पूरी पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति था जिसके कितने सिर थे? 10 सिर थे। यह हो गया, यानी कि देखो दो ऋण शब्दों से मिलकर या दो यौगिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? लेकिन वह तीसरे का क्या कर रहा है? तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है, उसको कहते हैं हम क्या क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला। चक्र प्लस पाणी क्या होगा? चक्रपाणी, यानी कि चक्र को धारण करने वाला कौन था? तो आप कहोगे विष्णु जी ही थे, जिनके पास क्या था? चक्र था। अच्छा, अगर आपको अगर थोड़ा सा हम आगे लेकर के चलें, अगर आपने समास पढ़े हैं तो समास में आपने देखा होगा कि यह कौन सा समास होगा, तो आप कहोगे सर ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा। इसी समास में क्या होता है? ये तीसरे व्यक्ति की विशेषता को बतलाता है। जब हम समास को पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया पहले दूसरा पॉइंट, अभी आ गए हम तीसरे पॉइंट पर। ठीक है ना। शब्द को कितने रूप में बांटा था? समानता 3 रूप में। उत्पत्ति के आधार पर,
व्युत्पत्ति के आधार पर या रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर। इसको देखते हैं, इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आप कहोगे सर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप परिवर्तन होता रहता है। किसके आधार पर? ध्यान से सुनना, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक के आधार पर शब्दों में क्या हो? रूप परिवर्तन हो। किसमें? शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसको आप बोलते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विकारी के कितने भेद होते हैं, और या तो फिर आता है रूप परिवर्तन के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले देखना, अगर शब्दों की बात करी जाए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एक होते सार्थक और एक होते निरर्थक। सार्थक के कितने रूप होते हैं? तो आप बोलोगे सर उत्पत्ति के आधार पर, फिर था रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा कौन सा था? रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर। अब विकार कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 2, विकारी और अविकारी। अब हमने विकारी को जाना, लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाए शब्दों में, तो वो क्या कहलाते हैं? आप कहोगे सर ये तो विकारी कहलाते हैं। विकारी के कितने भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम इन टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल में। तो इसको हम एक बार में नहीं पढ़ा सकते। संज्ञा को पूरा एक अलग टॉपिक जाएगा, सर्वनाम जाएगा, क्रिया, विशेषण। यानी आपने अगर पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, और होने के बाद भी अब इनमें बड़ा डाउट रहता है, तो यहां से हम आपको क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट है अविकारी। जिन शब्दों में, देखिए डेफिनेशन पूरी वही है, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता मेरे भाई? नहीं होता है। तो नहीं होता है, विकारी में परिवर्तन हो रहा था, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके मुख्यतः भेद कितने हैं? तो कहोगे आप 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। इनको भी बड़ा डिटेल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ने इंग्लिश पढ़ी है तो कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 8 होती है। वही 8 पार्ट ऑफ स्पीच में किस में रहती है? हिंदी ग्रामर में भी रहती है। यानी अगर आपने हिंदी को पढ़ लिया अच्छे से तो आपको इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी। यानी ये तो कंफर्म है कि अगर आपने नाउन यहां पढ़ रहे, संज्ञा यहां पढ़ रहे हो तो नाउन आपका क्लियर, सर्वनाम यहां पढ़ लिए तो प्रोनाउन वहां क्लियर, क्रिया यहां पढ़ ली तो वर्ब वहां क्लियर, विशेषण यानी एडजेक्टिव, ऐसे ही आप पूरी पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी में अगर आपने पढ़ ली तो आपको इंग्लिश भी बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले हिंदी को समझिए, उसके बाद आप इंग्लिश को आराम से इजी तरीके से समझ सकते हो। अगर ये फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।